बजट का इंतजार रहता है पूरे देश को, खासतौर पर किसानों को। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने बजट की स्पीच या उसके जो पॉइंटर्स हैं, उसकी जो अहम बातें हैं वो सुनी और पढ़ी हों। देखिए, बजट में किसानों की उम्मीदों के अनुसार ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि देश के किसानों की जो उम्मीदें थी वो ये थी कि एमएसपी गारंटी कानून के विषय पे सरकार कुछ ना कुछ घोषणा करेगी। जिस तरीके से जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने जो एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे आमरण अनशन कर रहे हैं जी। और पूरे देश से उनको जन समर्थन जो मिला है, उस अनुसार किसानों को निश्चित तौर पे निराशा हुई है। उसमें कुछ बातें कही गई हैं, जैसे मैंने निर्मला सीतारमण जी का जब बजट का भाषण सुना तो सबसे पहले उन्होंने किसानी मुद्दे पे जब बात रखी, जब वो इंजन्स गिनवा रहे थे इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर की उन्होंने बातचीत करी। उन्होंने कहा कि भाई डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि डाइवर्सिफिकेशन तब तक संभव नहीं है जब तक एमएसपी गारंटी एंश्योर नहीं होगा। आज पंजाब का, हरियाणा का किसान धान और गेहूं की खेती इसलिए करता है, मजबूरीवश करता है वो धान और गेहूं की खेती, क्योंकि उसको पता है कि धान की और गेहूं की ही प्रोक्यूरमेंट होगी। अन्य फसलें जब वो उगाता है तो जब वो एमएसपी पे नहीं बिकती हैं तो उसकी मजबूरी बन जाती है उसकी। तो डाइवर्सिफिकेशन की बार बार बात कह रही हैं माननीय वित्त मंत्री जी, बार बार प्रधानमंत्री जी बात कहते हैं, लेकिन वो चीज जब तक संभव नहीं हो सकती जब तक उसके लिए ग्राउंड पे कोई काम नहीं किया जाएगा। और ग्राउंड पे जो काम करने की जरूरत है, मुझे लगता है कि वो एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से किसानों को उम्मीदें थी, किसानों की उम्मीदें बिल्कुल अधूरी रह गई हैं। बाकी हम उसका जो पूरा भी विस्तृत स्टडी है जो उसकी, वो बजट की वो पूरी विस्तृत स्टडी करके अपनी बात हम रखेंगे। कौर साहब, आपकी बातों से लग रहा है कि आपका फोकस था कि कहीं ना कहीं जो एमएसपी है या उस मुद्दे के ऊपर जिसके ऊपर आप पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार 1 साल लगभग हो चुका है, आपको लग रहा था कि उसके ऊपर फोकस होगा कि एमएसपी को लेकर किस तरह से कदम उठाए जाएं, तो वहां पर आपको निराशा हुई। जी जी, देखिए, महत्वपूर्ण बात क्या है, मान लीजिए किसी पेशेंट को कोई दिक्कत है, उसको बीमारी है कोई, तो पेशेंट को अगर उस बीमारी की दवाई नहीं दी जाएगी और पेशेंट को किसी दूसरी अन्य चीज की आप दवाई देंगे तो उससे तो बीमारी का इलाज होगा नहीं, और बीमारी का इलाज नहीं होगा तो इंसान बचेगा नहीं, वो बीमारी लगातार बढ़ती जाएगी। तो उसी तरीके से किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए जरूरी है जो गवर्नमेंट एमएसपी, जो गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कम से कम जो तय करती है, कम से कम किसानों को वो तो मिले। ठीक है। लेकिन उस पे ध्यान देने की बजाय सरकारें कहती है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतने लाख करोड़ की हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, इतने हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करेंगे। माननीय निर्मला सीतारमण जी ने आज दालों का उन्होंने जिक्र किया। वो कह रही थी कि हमने 10 साल पहले पल्सेस पे एक पूरा अभियान शुरू किया और हम पल्सेस के मामले में काफी हद तक आत्मनिर्भर हो गए हैं, पल्सेस का एरिया ऑफ कल्टीवेशन 50% बढ़ गया, ये इन्होंने अपने भाषण में कही। लेकिन मेरा उनसे एक विनम्रता पूर्वक सवाल है कि अगर पल्सेस के मामले में अगर हम आत्मनिर्भर हो गए हैं सही मायने में, तो अभी 2 महीने पहले अर्जेंटीना और ब्राजील से दाल क्यों मंगवाई? 20,000 टन दालें वहां से क्यों मंगवाई आपने? पिछले वर्ष 2024 का फाइनेंशियल ईयर में आपने 31,170 करोड़ की दालें बाहर से क्यों मंगवाई? भाई, आत्मनिर्भर का तो मतलब कंप्लीट सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब होता है कि बाहर से किसी चीज का एक भी दाना ना मंगवाना पड़े। लेकिन आपका पल्सेस आप बाहर से मंगवा रहे हो, 30,000 करोड़ से अधिक की दालें मंगवाई हैं। 2 महीने पहले अर्जेंटीना और ब्राजील से दाल मंगवाई है, नहीं मंगवाई? मैं समझ पाया हूं, जो मैं स्पीच सुन रहा था वो कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत कर रहे हैं, मिशन की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि अभी आत्मनिर्भर नहीं हुए, हो जाएंगे। तो उसका मतलब ये भी हुआ कि बाहर से तो हमें मंगवानी पड़ रही है दालें। मेरा पॉइंट ये था कि जब हम एमएसपी का जिक्र करते हैं तो एमएसपी में क्या है? एमएसपी यही होगा कि सरकार या फिर जो भी देश में उत्पादन हो रहा है उसको खरीदा जाए, उसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी हो। अगर आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, चाहे कपास को लेकर उनकी स्टेटमेंट्स हो या फिर दालों को लेकर हो, तो आपको लगता है कि ये एमएसपी की तरफ ही कदम है कि अगर देश की दालों को देश से खरीदा किसानों से जाएगा, किसान ज्यादा उत्पादन करेंगे, तो उस तरफ ये कदम है? देखिए, मैं कदम ठीक है आपकी बात, लेकिन मैंने भी जो एग्जैक्ट उनका स्पीच सुना, मैंने एग्रीकल्चर वाला जो सेगमेंट था सबसे पहले उन्होंने उस पे बोला, वो मैंने 2 बार 3 बार बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने आत्मनिर्भरता अभियान चलाने की बात कही, आपकी बात भी दुरुस्त है, लेकिन अगर आप उसे एक बार दोबारा उसके सुनेंगे, उन्होंने एक जगह ये भी कहा है
कि पल्सेस का जो एरिया ऑफ कल्टीवेशन था वो 50% की उसमें इंक्रीमेंट हुई। पिछले 10 साल से हम पल्सेस पे ध्यान दे रहे हैं उस पे, और आगे भी उस पे ध्यान देंगे। 3 उन्होंने दालों का नाम लिया, तुअर का, मसूर का और मूंग का, शायद उन्होंने तीसरी उसका दाल का नाम लिया कि 4 साल के लिए एनसीसीएफ और नेफेड है, इस पे ध्यान देंगी। जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उस पे वो खरीदा जाएगा, जो रजिस्ट्रेशन होगी उसके आधार पे। उन्होंने ये बातें भी बोली, लेकिन मेरा ये मानना है, उन्होंने एक जगह ये भी बोला है कि भाई हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं। तो दालों के मामले में अभी सेल्फ सफिशिएंट नहीं हुए हैं। और जो आपका सवाल था कि भाई क्या हम एमएसपी की तरफ जा रहे हैं, देखिए मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई आप सरसों की, क्योंकि किसान को मेन जो साधारण भाषा उसमें समझ में आता है, अगर सरकार ये कहे कि ठीक है भाई ऑयल सीड्स की, आप सरसों की, आप सूरजमुखी की, आप और चीजों की, इनकी जो तेलीय जो फसलें हैं, जो दलहन है, जो तिलहन है, इनकी आप खेती कीजिए, हम आपकी एमएसपी पे खरीदने की गारंटी देते हैं। सीधी सी बात इतनी बोलनी है। उसको हम घुमा घुमा के अगर उस बात को हम बोलेंगे कि भाई इस तरीके से ये हो जाएगा, हम 6 साल के लिए खरीदेंगे, हम 4 साल के लिए खरीदेंगे। सेल्फ सफिशिएंट 4 साल या 6 साल के लिए थोड़ी बनाना है। अगर देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है तो फिर परमानेंट सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए। आत्मनिर्भर अगर बनाना है तो टाइम पीरियड के लिए आत्मनिर्भर थोड़ी बनाना है, वो परमानेंट आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। आप खुद बताइए इस बात का क्या अर्थ है कि हम 4 सालों के लिए हम खरीदेंगे, तो इसका मतलब आप 4 साल के बाद खरीदना बंद कर देंगे क्या? उसके बाद आप मार्केट फोर्सेस के हवाले किसान को छोड़ देंगे आप? तो इसीलिए अगर आत्मनिर्भरता अगर करनी है, आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। हम उसके पक्ष में हैं, हम उसके खिलाफ नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये स्पष्ट कर दूं बात। एक पॉजिटिव डायरेक्शन में सही कदम है आत्मनिर्भरता होना, सेल्फ सफिशिएंसी होना। वो तो देखिए बड़ी क्लियर बात है। जो आप जिक्र कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता होगी तभी तो देश के किसान से कुछ खरीदा जाएगा। अगर आत्मनिर्भरता नहीं होगी तो देश के किसान से क्या कुछ खरीदेंगे, वो तो बहुत क्लियर है। लेकिन जो आप जिक्र कर रहे हैं ना कि अब 4 साल 5 साल, देखिए कौर साहब, आमतौर पर यह भी बात की जाती है कि चलिए कदम तो बढ़ाया, आपको लगता है कि उस तरफ कदम तो बढ़ाया, या आपको लगता है कि नहीं 4 साल वाला स्टेटमेंट देना गलत है, तो इससे की वजह से किसान कंफ्यूज हो रहे हैं? अब पॉइंट ये भी है कि अगर 4 साल तक खरीदारी कर ली गई, सरकार ने पूरा एक तरह से दालों पर आत्मनिर्भर हो गए, तो जो विदेशों से दाल मंगवाने वाला प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा या बंद हो जाएगा। तो फिर क्या जरूरत है देश को कि वहां से जाके हम अर्जेंटीना से दाल मंगवाएं या फिर किसी और देश से? जो आप बात कह रहे हैं, मुझे आप एक बात बताइए कि डाइवर्सिफिकेशन होगी, ठीक है, पल्सेस, मैंने वो खुद ही कह दिया कि आत्मनिर्भरता एक पॉजिटिव डायरेक्शन में सही कदम है। लेकिन जो उसका रूट मैप है, जो उसमें 2 बातें जो उन्होंने टाइम फ्रेम जोड़ दिया 4 साल के लिए, आप मुझे इसका प्रैक्टिकल लॉजिक बताइए। ये 4 साल की लिमिट लगाने की क्या जरूरत है? भाई अगर डाइवर्सिफिकेशन होती है उससे, जैसे पहले के हमें बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हमारे पास मौजूद है, तो परमानेंट रहनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि एनसीसीएफ नेफेड में रजिस्ट्रेशन कराएं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन तो एक बात हो जाती है। दूसरा उन्होंने जिक्र किया कि एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट का मतलब तो वो क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं? ये भी उनको क्लैरिटी करनी चाहिए। इसमें क्लैरिटी नहीं है। देखिए, एक जैसे मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा में मेरी फसल मेरा ब्योरा एक पोर्टल है, वो कॉन्ट्रैक्ट खेती नहीं है। वो वहां पे सिर्फ आपको जानकारी देनी है, ताकि स्टेट गवर्नमेंट सोचती है भाई बाहर से उस तरीके से, कहीं पहले बिहार से या पूर्वी यूपी से आता था यहाँ पे, फिर यहाँ के किसानों का, हरियाणा के किसानों का नहीं बिकता था। पंजाब में भी ये प्रॉब्लम आती है, बाहर से ज्यादा आ जाता है, सेलर्स बाहर से मंगवा लेते हैं, वहां के किसानों का खुद का नहीं बिकता। इसके लिए रोकथाम बढ़ाई जाती है, अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने निर्णय लेती है। तो मेरी फसल मेरा ब्योरा अलग चीज है। लेकिन ये कहना कि एनसीसीएफ नेफेड के साथ आप एग्रीमेंट करो, आप एग्रीमेंट, किसका एग्रीमेंट होगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एग्रीमेंट होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी और किसान का एग्रीमेंट होगा? ये भी क्लैरिटी नहीं है। नहीं, ये आपका पॉइंट वैलिड है। मैं आपसे एक चीज जाननी चाह रहा हूं। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर 2024 में फरवरी में 2-3 मीटिंग्स हुई हैं। मुझे याद है कि वहां पर भी एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली एक बात उठी थी कि हम 5 फसलों के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला पूरा प्रपोजल एक सरकार की तरफ से दिया गया था। आपको कुछ वैसा लग रहा है कि कुछ वैसा ही एक एग्जाम्पल है? जो हमारे साथ बात हो रही थी वही आज बजट में बात हो रही है? देखिए, मुझे एक चीज लगती है कि जो मंत्रीगण हैं जी, वो इस विषय में हमसे ज्यादा समझदार होंगे। एक शब्द के, एक किसी शब्द का अलग मतलब निकलता है, दूसरे शब्द का उसी संदर्भ में बोला जाए उसका अलग मतलब निकलता है। तो क्लैरिटी करना बहुत जरूरी है।
उनको क्लैरिटी करना चाहिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने इशारा किया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी क्लियर उन्होंने नहीं बोला। तो ये जो गोल गोल जो घुमाने की ये कोशिश ये जानबूझ के हो रही है या अनजाने में हो रही है, इसका मुझे नहीं पता है। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। और अगर आप एक होलिस्टिक अप्रोच देखेंगे जी, तो 23 फसलें अगर आप देखेंगे, मान लीजिए सरकार कह रही है हम दालों के मामले में और ऑयल सीड्स के मामले में आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हैं, अच्छी बात है। 3 दालों के मामले में ही क्यों बनाना चाहते हैं फिर? और जो दाल की खेती है आप उस पर भी आप कीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? उसके अलावा जो ऑयल साहब, आपको लगता है कि आप थोड़ी सी नेगेटिव अप्रोच ज्यादा अपना लेते हैं कई बार, कि आप नेगेटिव अप्रोच ज्यादा अपनाते हैं? कि देखिए, जितना मैं समझता हूं, जितने हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि चलिए शुरुआत तो की 2-3 फसलों के साथ की, 3 हो गई, पहले ऑलरेडी 2 फसलों के ऊपर एमएसपी है कि 3, 4, 5, 6, 10 आने वाले टाइम में आगे बढ़ जाएंगे। नहीं लगता कि कई बार एक पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव अप्रोच की जरूरत होती है? शायद वो आप नहीं दिखा रहे इस समय। देखिए, मैं आपका बड़ा सत्कार करता हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे भी तो अधिकार है ना, मैं अपनी पूरी बात रखूं। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा है, पिछले 77 सालों में, मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, पिछले 77 सालों में कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट्स ने किसानों के साथ बार बार वायदा खिलाफी करी, इसीलिए आज किसान किसी भी राजनीतिक पार्टी पे विश्वास करने की स्थिति में नहीं है। एक बात। दूसरी बात, इंसान को पॉजिटिव सोचना चाहिए, इंसान को हमेशा उम्मीदें रखनी चाहिए, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और पॉजिटिविटी के बारे में ही हम सोचते हैं। और किसान से अगर किसान पॉजिटिव ना हो तो मुझे लगता है कि उत्पादन होना, फसलों की पैदावार होनी ही बंद हो जाएगी। किसान को तो ये भी पता नहीं होता कि जो उसने बिजाई करी है उसकी फसल कितनी निकलेगी, कितनी नहीं निकलेगी। हो सकता है फसल बिल्कुल पकी हुई हो, तैयार खड़ी हो, अचानक से बारिश या कोई ओलावृष्टि हो जाए, उसकी फसल बेचारी खराब हो जाए, लेकिन वो फिर दोबारा मेहनत करता है। तो किसान इज ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरी जो बात है, देखो, हम डिस्कशन कर रहे हैं, आपका चैनल है वो लाखों लोग, करोड़ों लोग देखते हैं, तो उसका हर एंगल होगा, हर एंगल पे हमें विचार तो करना पड़ेगा ना। मैंने स्टार्टिंग में कहा सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जाना एक पॉजिटिव कदम है, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो उसका रूट मैप है, मैं जस्ट कंक्लूड कर रहा हूं अपनी बात, जो उसका रूट मैप है, मुझे आप एक ये बताइए, जब एक सेल्फ सफिशिएंसी का एक फॉर्मूला है, हम वो किन्हीं फसलों पे, 5 फसलों, 10 फसलों पे हम जब लागू करते हैं, तो वही सेल्फ सफिशिएंसी का फॉर्मूला अन्य फसलों पे भी होना चाहिए। बहुत सारी फसलें तो 22 में से ऐसी फसलें हैं जो सेल्फ कंजम्पशन, उसके घर में ही कंजम्पशन हो जाती है, उसका मार्केट सरप्लस आ ही नहीं पाता। उस पे भी अगर गवर्नमेंट ये कहे कि भाई ठीक है, अगर इसका आएगा तो इसको भी हम देखेंगे, एमएसपी के प्रीव्यू के अंदर देखेंगे, कोई इशू नहीं है, उसमें दिक्कत क्या आ जाएगी? और आप एक लास्ट में मैं एक बात कह रहा हूं, मुझे बस एक, हम भूल जाते हैं, मैं 2 मिनट के लिए, कि आप एंकर हैं या हम कोई किसान मूवमेंट के लोग हैं या कोई मंत्री को भी हम भूल जाते हैं, एक आम इंडियन के नाते हम बात करते हैं। मुझे ये बताइए, 1,31,000 करोड़ का एडिबल ऑयल पिछले साल इंपोर्ट किया गया, जिसमें से मेजोरिटी पाम ऑयल है, बाहर से इंपोर्ट किया गया। फॉरेन करेंसी थी हमारी, जो फॉरेन रिजर्व है, उसमें घाटा हुआ हमें। 1,31,000 करोड़ रुपया बाहर भेजने की जरूरत क्या है? मुझे ये समझ में नहीं आता। ये कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी होता था, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। कोई मुझे लॉजिकल ये समझा दे कि भाई पाम ऑयल मंगवाने से ये फायदा हो रहा है। हर डॉक्टर कह रहे हैं, एम्स के डॉक्टरों की रिपोर्ट आ रही है कि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक का कारण ये पाम ऑयल बन रहा है, ये ठीक नहीं है स्वास्थ्य के लिए, ये किसानों के इंटरेस्ट के लिए भी ठीक नहीं है, ये देश के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए भी ठीक नहीं है, फिर क्यों पाम ऑयल मंगवाया जा रहा है? तो ये मुझे एक लॉजिकल रीजन मुझे कोई समझा के बता दे। देखिए साहब, बात ये है कि बहुत सम्मानजनक है, आप हमारे लिए, हमारे मेहमान हैं, हमने आपको इनवाइट किया। जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं कि हर एंगल से बात होनी चाहिए, तो उस पॉइंट पर ही मैं भी बात कर रहा हूं कि हर एंगल पे बात होनी चाहिए। इसलिए बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल होगा कि पॉजिटिव अप्रोच नहीं है या नेगेटिव अप्रोच है, इसलिए मैंने वो सवाल किया। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। किसान आगू साडे नाल अभिमन्यु कोहाड़ जुड़े, उन्होंने वालों एक गल रखी गई है और कोई ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे। हालांकि किसानों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, पंजाब के किसानों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ उम्मीद की जा रही थी कि कोई ना कोई बड़ा ऐलान जरूर होएगा, उस तरीके का ऐलान नहीं है। और दूजे पासे इलैक्शन का माहौल है, इलैक्शन का मौसम है। एक चीज ਨੂੰ ध्यान रखिए कि दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, कितना ਵੱਡਾ इंपैक्ट ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। काबिले गौर भी है कि दिल्ली इंपैक्ट में इस करके भी जिक्र कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ਵੱਡਾ एक तबका है जो सैलरीड क्लास है,
ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਸ ਗਏ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਵੀਟ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਬਪਤੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਤੇ ਵਾਹਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ।